Good afternoon, students. क्वेश्चन देख लो. दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10th 1.3 का. क्वेश्चन में क्या लिखा है? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स. f का जो इनवर्स है वो बिल्कुल आपस में खुद में यूनिक होगा. मतलब एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा. हम ये बोलना चाह रहे हैं एक फंक्शन के दो इनवर्स नहीं हो सकते. ठीक है, ये चीजें हमें बोलनी है. तो हम क्या बोलते हैं, लेट assumption हमेशा क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं. तो हम बोलते हैं लेट G1 एंड G2 बी टू डिफरेंट इनवर्सेस एग्जिस्टिंग फॉर f. ठीक है, तो G1 और G2 जो है वो दो f के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर इनवर्स होगा, इफ G इज द इनवर्स ऑफ f, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ G ऑफ y इज y या G ऑफ f ऑफ x इज x. ये चीज बोल सकते हैं. तो हमने क्या बोल दिया भाई, G1 G2 इनवर्स है, तो f fog ऑफ G1y इक्वल्स टू fog ऑफ G2y इक्वल्स टू y. मतलब f ऑफ G1y इक्वल्स टू f ऑफ G2y. अब अगर फंक्शन f इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 हो गई. तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, जो भी अंदर लफड़ा वो एज इट इज लिखा जाएगा. जो भी अंदर लफड़ा वो एज इट इज लिखा जाएगा. मतलब 1 1 की कंडीशन f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 implies x1 इज इक्वल्स टू x2 इफ द फंक्शन इज 1 1. अगर फंक्शन 1 1 है तो अंदर आर्ग्यूमेंट भी सेम ही होगा. तो यहाँ से पता चल गया G1y इक्वल टू G2y. इसका मतलब क्या है, फंक्शन सेम ही है. G1 और G2 सेम फंक्शन है. इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी इटसेल्फ. ठीक है, अब फंक्शन में क्या लिखा हुआ है देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 1 2 3 ABC f इनवर्स का इनवर्स निकालना है. ये काफी ट्रिवियल इजी क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. 13th क्वेश्चन में क्या लिखा है, बता दो ना. क्या करूं, क्या एक बार बता दो ना कैसे लिखेंगे. कौन सा 12th वाला? सर ये 11th वाला. 11th वाला क्या लिखा हुआ है? फंक्शन 1 2 3 से ABC है, गिवन बाय f ऑफ 1 a है, f ऑफ 2 b है, f ऑफ 3 c है. देन फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट. अब f इनवर्स है तो उल्टी मैपिंग करेंगे. ये f की मैपिंग है, ये f इनवर्स की मैपिंग हो गई. तो f इनवर्स की मैपिंग कैसे करेंगे? f इनवर्स की मैपिंग क्या हो गई भाई, f इनवर्स ऑफ a would give you 1, f इनवर्स ऑफ b would give you 2, f इनवर्स ऑफ c would give you 3. सही है. अब f इनवर्स को मैंने क्या बोल दिया, g फंक्शन बोल दिया. तो g ऑफ a gives you 1, g ऑफ b gives you 2, g ऑफ c gives you 3. अब g का इनवर्स निकालना है तो फिर मैपिंग करके दिखा दो आप. भाई g का मैपिंग किया हुआ है सर, देखो ये क्या किया हुआ है, ABC का 1 2 3 मैपिंग है. इसका इनवर्स जो निकालेंगे वो होगा g इनवर्स. तो फिर लिख दो आप, g इनवर्स ऑफ 1 इज a, g इनवर्स ऑफ 2 इज b और g इनवर्स ऑफ 3 इज c. अब जहां जहां g इनवर्स लिखा है वहां पे आप क्या लिख दोगे. अब ये वाली चीजों को आप एकदम कंपेयर करके दिखा दो इनके साथ देख लो ना. g इनवर्स 1, तो g इनवर्स को क्या लिख सकते हो, f इनवर्स का इनवर्स. हमने प्रूव कर दिया कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f है. दिख रहा है, ये देखो g इनवर्स इज नथिंग बट f इनवर्स का इनवर्स. तो g इनवर्स 1 a है, f ऑफ 1 भी a है. ठीक है, प्रश्न होगा देखो, लास्ट स्लाइड में करता हूँ आपके लिए. ये क्वेश्चन कैसे लिखते हैं इसीलिए मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, एक बार देख लो आप. ठीक है, तो अब ये चैप्टर में कंफर्टेबल हो के नहीं हो. पूजन समझ आ रहा है पूरा चैप्टर क्या कर रहे हैं इसमें हम? ताहिर को पता चल रहा है? सर थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है. क्वेश्चन अगर आता है तो आप खुद से प्रूव कर पाओगे कि नहीं? अगर आपको क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालो इसका, तो पूरा स्टेटमेंट लिख लोगे फॉग गॉफ खुद से? सर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. तो जिन जिन को भी ऐसे थोड़ा सा भी हिंज हो रहा है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या फीलिंग दिस
स्लाइडली अ कंफ्यूजन इन योर माइंड। अब एक बार सारे वीडियोस वापस से फंक्शन के देख के एक एक क्वेश्चन वापस से उसको करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ। क्या लिखा हुआ है, अब ये सेम चीज लिखा हुआ है, एफ एक्स टू आई इनवर्टिबल फंक्शन शो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल के साथ हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, आगे हमने दिखा दिया ऑलरेडी। मतलब जो 11th में आंसर लिखेंगे वही 12th में भी लिखना है। हाँ बस 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 बिल्कुल सही समझे थे, ठीक है। 11th और 12th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स दिया हुआ है, देन एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो कर लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब रेज टू 1/3। अब एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो लिख लेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये एफ एक्स है, इसका क्यूब करेंगे और फिर पावर 1/3 करेंगे, क्यूब रूट से कट जाएगा, सॉरी ये एक्स्ट्रा एक क्यूब लगा दिया मुझे लगता है, यहाँ पे 1/3 है, तो ये क्यूब रूट से कट जाएगा। एक सेकेंड गड़बड़ हो रहा है थोड़ा। 3 माइनस एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स लिख देता हूँ मैं, एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ओके। अब मेरा एफ एक्स कम्प्लीट हुआ है और अब एफ एक्स का क्यूब करना है, ओके। एफ एक्स का क्यूब करना है और पूरे फंक्शन का 1/3 करना है, 3 से कट जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब बचेगा और फिर इसका भी पावर 1/3 है, तो फाइनल एक्स बचेगा। योर आंसर शुड बी सी, चेन्नई। ठीक है, तो आंसर आपका चेन्नई आ जाएगा। ये सैमसंग S20 किसका है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14th देख ले क्या, लास्ट क्वेश्चन क्या लिया हुआ है देखो। क्वेश्चन में दिया है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -4 टू r -4 to 3 be a function defined as f of x is this, the inverse of f is given by mapping on g, then this is काफी pretty simple trivial question है, y equal to 4x upon 3x plus 4 है, ठीक है। देखो अगर हमें नहीं दिखाना होता, दिखाना है तो y को x के फॉर्म में x इज इक्वल टू gy बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओरली अगर करना है तो मैंने आपको बता दिया है 4/3 इसकी रेंज में नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ऊपर का x और नीचे का x, तो 4/3 विल नॉट बी देयर इन द रेंज। तो किसकी रेंज में 4/3 आ रहा है, इसकी रेंज में 3/4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसकी रेंज में 4/3 आ रहा है, इसकी में 3/4 आ रहा है और इसकी में भी 4/3 आ रहा है, तो ऑप्शन ए, बी और डी में अभी हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब बी और डी में अगर चेक करने का नंबर आता है तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ y का फंक्शन बना ले, g ऑफ y का फंक्शन बना ले और आप सॉल्व कर ले, काफी सिंपल और ट्रिवियल है, आपसे हो जाएगा। अब अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े बहुत मिसलेनियस में आ जाते हैं, जिसको समझने में आई गेस थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगेगी, ठीक है, बट डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिसलेनियस के, R1 and R2 are equivalence relations in set A, show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। बोल रहा है R1 जो है और R2 है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 का अगर मैं एक सेट बनाऊंगा तो वो भी इक्विवेलेंस होगा। ये कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर R1 इक्विवेलेंस है तो A, A R1 में बिलोंग करेगा ही करेगा। R1 इक्विवेलेंस है सेट A के ऊपर, तो A, A बिलोंग करेगा R1 को, क्यों, एज R1 इज इक्विवेलेंस, ठीक है। एक और इसमें बीच में चीज ऐड करता है ना, A, A बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू कैपिटल A, A, A R1 में लाई करेगा क्योंकि R1 इक्विवेलेंस है। सिमिलरली A, A R2 में भी बिलोंग करेगा ही करेगा, क्यों, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू कैपिटल A, क्यों, क्योंकि R2 भी इक्विवेलेंस है।
तो अगर a कॉमा ए R1 में बिलोंग कर रहा है, a कॉमा ए R2 में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। भाई R1 इंटरसेक्शन R2 में भी a कॉमा ए बिलोंग करेगा। क्यों? इंटरसेक्शन करो सेट्स का सेम एलिमेंट्स आते हैं ना, कंबाइन एलिमेंट्स, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। देयरफॉर यहाँ से कंक्लूजन क्या हुआ? R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। R1 कमा R2 मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया। सबको ये समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो। हाँ बताओ लीजिए सर। सर पर वो ए कॉमा बी कॉमा है और वो दूसरे सारे भी तो होने चाहिए ना, ट्रांजिटिव और वो सिमेट्रिक वाले। मेरे भाई मैंने कहाँ बोला क्वेश्चन खत्म हो गया? मैंने बोला इतना समझ आया कि नहीं आया? अगर अभी तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया R1 इंटरसेक्शन R2 को। लिखा है ना यहाँ? कहाँ लिखा मैंने? इक्विवेलेंस थोड़ी लिख दिया। R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर है कि नहीं है पहले? इसके बाद आगे चलेंगे। सर एक और बार बताओ। हाँ सब तक देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। a कॉमा ए R1 में बिलोंग करेगा। क्यों? R1 इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। भाई इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा ना। तो हर a कॉमा ए R1 में बिलोंग करेगा, हर a कॉमा ए R2 में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R2 भी रिफ्लेक्सिव है। भाई इक्विवेलेंस का मतलब क्या? वो तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। तो R1 में भी a कॉमा ए है, R2 में भी a कॉमा ए है, तो a कॉमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। सर कैसे? अरे मेरे भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट दोनों में वो आते हैं ना। तो इसके अंदर a कॉमा ए वाले एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर a कॉमा ए वाले एलिमेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, a कॉमा ए वाले सारे। तो सर मतलब हमने ए ऐसे चूज किया है कि इंटरसेक्शन में आए। अरे यार मान लो पर सर ये छोटा सा अगर ए एग्जांपल में देता होगा हूँ। और 1 2 3 में 4 नहीं हुआ तो? सब तक सुनो। 1 2 3 4 एक सेट है। रिलेशन R1 जो मैंने डिफाइन किया तो उसके अंदर 1 कॉमा 1 होगा, इक्विवेलेंस है मान लो। चलो तो R1 में 1 कॉमा 1 होगा, 2 कॉमा 2 होगा, 3 कॉमा 3 होगा, 4 कॉमा 4 होगा या नहीं होगा? बताओ। बाकी सब क्या होंगे वो तो बाद में डिस्कस करते हैं। ये वाले एलिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे R1 में? होंगे। R1 इक्विवेलेंस है तो ये तो होने ही पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव वाले सारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट R2 भी बोल रहा है इक्विवेलेंस है, तो क्या 1 कॉमा 1 उसके अंदर होगा, 2 कॉमा 2 होगा, 3 कॉमा 3 होगा, 4 कॉमा 4 होगा? होना ही पड़ेगा। R2 भी इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव वाले सारे एलिमेंट्स तो होने ही पड़ेंगे ना उसके अंदर। बाकी एलिमेंट्स के बारे में तो हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। हम अभी ये बता रहे हैं कि R1 में जो a कॉमा ए वाले आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे ही होंगे, R2 में भी सारे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो जब अगर मैं R1 इंटरसेक्शन R2 करूंगा तो ये सारे एलिमेंट्स तो कॉमन आ ही जाएंगे ना पहले। समझ आया? R1 इंटरसेक्शन R2 करूंगा तो 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4 तो आएगा ही आएगा। बाकी और क्या क्या कॉमन है वो तो बाद में देखते हैं। ये तो पहले आएंगे ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। तो अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे तो बिल्कुल R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव तो हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स है, तो सारे के सारे कॉमन तो इसमें आने ही पड़ेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, R1 सिमेट्रिक भी है। R1 is symmetric in nature. तो अगर a कॉमा b belongs to R1 है, this implies b कॉमा a belongs to R1 हो जाएगा for a कॉमा b belongs to कैपिटल A। ये समझ आ गया? R1 हमारा सिमेट्रिक भी है। a कॉमा b belongs to R1 है तो b कॉमा a belongs to R भी होगा for all a कॉमा b belongs to A। yes, समझ आ रहा है? ठीक है, yes और no? है ना? अब एक चीज ध्यान रखना, अब हम प्रूव करने वाले हैं। ये देखो, ये मैंने प्रूव कर दिया है। अब बिफोर आई डू द प्रूविंग ऑफ R2, उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि R1 इंटरसेक्शन R2 को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो हम क्या बोलते हैं पता है? कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2।
ये अगर इम्प्लाई करके बोले कि बी कॉमा ए बी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपको पता है कि नहीं? सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा बी नहीं है तो बी कॉमा ए की हम बात नहीं करते। इज इट क्लियर? ठीक है, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ए कॉमा बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है तो की बात है। तो हम आ जाते हैं पहले R1 में। भाई अगर ए कॉमा बी R1 में बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी R1 में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R1 सिमेट्रिक है। फिर R2 की बात करते हैं। एज माई R2 इज ऑल्सो सिमेट्रिक, मैं क्या बोलूंगा, अगर ए कॉमा बी हमारा R2 को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी कॉमा ए भी R2 को ही बिलोंग करेगा। इज इट क्लियर? अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, सर ए कॉमा बी अगर जो R1 में है, मान लो 1,2 R1 में है, 1,2 R1 में है, तो पॉसिबल है 2,3 R2 में हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3,2 हो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2,1 हो। आपके माइंड में ऐसा डाउट हो सकता है कि सर ए कॉमा बी R1 का और ए कॉमा बी R2 का तो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा, हमने ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में से उठाया है। तो अगर ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब ए कॉमा बी R1 में भी होगा, ए कॉमा बी R2 में भी होगा ही होगा, क्योंकि वो उनके इंटरसेक्शंस में है। तो अगर ए कॉमा बी R1 में है तो हमारी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी बोलती है कि बी कॉमा ए भी R1 में होगा। क्यों? R1 सिमेट्रिक दिया हुआ है। सिमिलरली ए कॉमा बी अगर R2 में है तो ये हमें बताता है कि बी कॉमा ए भी R2 में होगा। क्यों? क्योंकि R2 भी सिमेट्रिक है। तो अब मुझे क्या पता चला कि बी कॉमा ए R1 में भी है, बी कॉमा ए R2 में भी है। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से क्या पता चला, R1 इंटरसेक्शन R2 भी मेरा सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो। सर यस बेटा। सर मतलब जो R1 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 वाली जो लाइन है वो सबसे ऊपर आएगी ना? सबसे पहले वो लिखेंगे, सबसे पहले a comma b belongs to R1 intersection R2. This implies a comma b belongs to R1. This implies b comma a belongs to R1. Similarly, a comma b belongs to R1 intersection R2. This implies a comma b belongs to R2. This implies b comma a belongs to R2. Now from these two we came to a conclusion that b comma a belongs to R1 and R2 both. This implies b comma a belongs to R1 intersection R2. This implies b comma a comma b both are belonging to R1 intersection R2. This means R1 intersection R2 is सिमेट्रिक इन नेचर। तो हमने सेकंड वाला भी प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर मैं अभी ट्रांजिटिव प्रूव करने वाला हूँ। चलें आगे। हाँ सर। नेक्स्ट, अब मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, a comma b belongs to R1 intersection R2 and b comma c belongs to R1 intersection R2. This implies a comma c belongs to R1 intersection R2. तो अब ये वाली जो चीज़ है ये मुझे प्रूव करनी है। तो अब कैसे प्रूव करते हैं, देखो, मान लो दिया हुआ है a comma b belongs to R1 intersection R2 and b comma c belongs to R1 intersection R2. This implies a comma b belongs to R1 and b comma c belongs to R1. This implies a comma c belongs to R1 as R1 is transitive. जैसे R1 मेरा transitive है तो for sure a comma c भी R1 को belong करेगा ही करेगा। Similarly, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, as a comma b belongs to R2 is and b comma c belongs to R2. This implies a comma c belongs to R2 as R2 is transitive. तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला a comma c belongs to R1 है, a comma c belongs to R2 है. This implies a comma c belongs to R1 intersection R2. This implies R1 intersection R2 is transitive. This implies R1 intersection R2 is an equivalence relation. So please note it down.
ठीक है, ये सारे वीडियोस को आपको एक एक दो दो बार वापस से देखना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत समझ आएगा 50%, फिर सेकेंड टाइम देखोगे फिर 25-30% और क्लैरिटी आएगी, फिर 25% और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Let R be a relation on set A of different of ordered pairs of the positive integers defined by x comma y related to u comma v if and only if xv equals to yu. Show that R is an equivalence relation. आपको शो करना है R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई गेस ये वाला आप कर लोगे। रिलेशन क्या डिफाइन है पता है आपको? रिलेशन ये डिफाइन है क्या, दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन तभी होगा अगर उनका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इक्वल होता है सेकंड और थर्ड से। तो पहले हम ले लेते हैं, पहले प्रूव कर देते हैं x कॉमा वाई, ठीक है, रिलेटेड टू x कॉमा वाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई आ गया, दिख रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई हो रहा है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया आर रिफ्लेक्सिव है। भाई क्यों रिफ्लेक्सिव है? एक्स को वाई कॉमा एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। ध्यान रखना, अब जो रिलेशन है ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स में रिलेशन है। पहले जो हम रिलेशन पढ़ रहे थे वो रिलेशन अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड था, अब एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं अभी हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी। ठीक है, मतलब ये रिलेटेड का मतलब क्या है, ये मतलब है एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव कि यू कॉमा वी कॉमा एक्स कॉमा वाई भी आर को बिलोंग करेगा ही करेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे आप प्रूव कर सकते हो, तो जब हमने लिखा एक्स कॉमा वाई let x comma y related to u comma v, this implies फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल है, xy equals to u into y। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दिस implies, अब देखो इनमें भी लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, u y equal to vx। दिस implies u of y, u into y is equals to v into x। this implies u comma v is related to x comma y, therefore R is symmetric। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि R मेरा सिमेट्रिक है। इज इट क्लियर? तो लिख लें आप, R आपका सिमेट्रिक है, हमने प्रूव कर दिया है। R को रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया है, R को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर, हो गया। ठीक है, टेंसी समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, अब थर्ड में मैं क्या करूँगा, मुझे उसको ट्रांसिटिव प्रूव करना है। तो हम बोल सकते हैं इफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी एंड u comma v is related to a comma b, so what I have to prove, मैं उसको साइड में लिख देता हूँ, so I have to prove that x comma y is related to a comma b। मुझे ये प्रूव करना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो अगर x comma y related to uv है तो मैं बोल सकता हूँ x y। नेक्स्ट, यहाँ से क्या पता चला, u टाइम्स b इज इक्वल्स टू v टाइम्स a। ओके, अब मैं यहाँ से क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो मुझे यू वी वाली जो चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट करना है, तो यू वी को एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी। सिमिलरली यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बाई बी। तो यू वी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यू वी एलिमिनेशन के बाद एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए बाई बी। दिस इम्प्लाइज bx इज इक्वल्स टू ए वाई। इसका मतलब क्या है, x कॉमा वाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स बी इक्वल्स टू ए वाई। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई इज रिलेटेड टू ए बी। सो दिस इम्प्लाइज
x comma y is related to a comma b, hence r is transitive, r मेरा transitive है, r is a transitive relation। इसका मतलब क्या है, r मेरा equivalence relation भी है। So please note it down। ठीक है, सर हो गया। चले आके। ठीक है, सी इतने सारे क्वेश्चंस करने के पीछे पर्पस ही हमारा ये है कि आपको क्वेश्चंस के जितने अलग अलग टाइप दिख सकते हैं उनकी क्लैरिटी आ जाए, कि हर एक एक क्वेश्चन आपकी आंखों के थ्रू एक बार हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्या लिखा है देखो, x के जो एलिमेंट्स है 1 to 9 है, r1 एक रिलेशन है x में जिसको दिया गया है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, और r2 एक दूसरा रिलेशन है जो कि दिया गया है x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई जो एलिमेंट्स है वो 147 या 258 या 369 के सबसेट्स होंगे। ठीक है, और आपको बताना है कि जो रिलेशन r1 आप निकाल रहे हो और जो रिलेशन r2 आप निकाल रहे हो वो दोनों सेम रिलेशन है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेज x कॉमा वाई लेना है सच दैट जो x y एलिमेंट्स हैं वो 147 के सबसेट्स ही चुने जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। क्या लिखा हुआ है देखो, x की वैल्यू 1 से 9 तक लिखी है, x कॉमा वाई में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो डिविजिबल बाई 3 होंगे। ठीक है, ऐसे ऑर्डर पेयर हमें लेने हैं। तो ऐसे ऑर्डर पेयर कैसे ले सकते हो आप, देखो हमेशा 1 के साथ 4 ही जाएगा, 1 के साथ और कुछ नहीं जा सकता, फिर 1 के साथ 7 ही जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 4 के साथ 1 जाएगा, 7 के साथ 1 जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप बताओ, 6 केसेस बनने चाहिए टोटल। देखो 1 के साथ 4 आना चाहिए, 1 के साथ 7 आना चाहिए, 4 के साथ 1, और 4 के साथ 7 भी एक ऑप्शन है, फिर 7 के साथ 4 भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स आपके पास आ गए। तो पहले तो ये सिर्फ 1, 4 और 7 के रिलेटेड हमने एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पे जो R1 में होंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ से जो एलिमेंट निकलेंगे वो भी यही एलिमेंट्स होंगे सारे। एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर पेयर बनाओ जिसमें एक्स वाई जो है वो 147 का सबसेट हो। अब 147 का सबसेट लेके ऑर्डर पेयर बनानी है, तो ये 147 अगर आप देखो तो इन सब में क्या 3 का ही डिफरेंस है, इनका डिफरेंस जो है 3 का मल्टीपल का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 का ही डिफरेंस है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से जो एलिमेंट्स आएंगे वो यही सारे आएंगे, और R1 में 147 के रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स बनेंगे वो यही बनेंगे। फिर अगर आप 2 को कंसिडर करोगे तो 2,5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा कौन सा, देखो यहाँ से आपको हिंट मिल सकती है, 2,8 आ जाएगा, फिर 5,8 आ जाएगा, फिर 8,5 आ जाएगा, फिर 8,2 आ जाएगा, फिर 5,2 आ जाएगा। सही है, तो ये 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ठीक है, अब ये 6 एलिमेंट्स इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो R2 में ये एलिमेंट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो मैंने अभी दूसरे वाले लिखे हैं, और R1 तो पूरा का पूरा x माइनस वाई वाले ही एलिमेंट्स लिखने हैं जो डिविजिबल बाई 3 हो। तो ये पूरा का पूरा R1 तो चलता हुआ ही जा रहा है। ठीक है, फिर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर वो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 369 वाले, तो 3,6 3,9 ओके 6,9, और इन्हीं का उल्टा 9,6 9,3 और 6,3। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये मेरा R1 है और यही मेरा R2 है। R1 एंड R2 आर इक्वल। इज इट क्लियर? सर R1 मतलब और एक R2, बार R1 लिख दे और एक बार R2 लिख दे और दोनों को लास्ट में इक्वल। यस ठीक है, R1 और R2 दोनों को आप एक बार लास्ट में फिर इक्वल प्रूफ कर दे। ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट्स और छूट गए वो भी देखें आप। 1,1 भी एक छूट गया है, 4,4 भी छूट गया है, 7,7 है वो भी आप लिख देना। इसके अंदर भी सेम वो 3 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी सेम वो 3 एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे।
सर तो फिर R1 इक्वल टू R2 कैसे होगा? तीनों में आएंगे ना बेटा, इसमें भी तो आएंगे ना 1,1 4,4 7,7, इसमें भी आएगा वो, इसमें भी आएगा। लॉजिकल है तो काफी ज्यादा। देखो x, y आपको ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो 1 4 7 से रिलेटेड हो। अब 1 4 7 से रिलेटेड एलिमेंट्स तो ये सारे बनेंगे। 1 4 7 में इसके अलावा थोड़ी कुछ बन सर पाएगा 1 4 रिलेशन में। सर 147 का सबसेट होना चाहिए ना x, y। हाँ तो बेटा 1 4 7 का सबसेट क्या होगा? 1 4 एक सबसेट होगा, 1 खुद सबसेट होगा, 1 4 7 भी खुद सर एक तो 1 सबसेट। 1 थोड़ी होगा। सर तो 1 1 थोड़ी होगा। क्यों 1 1 क्यों नहीं होगा?